चलिए अब वॉइस आ रही है, अब वॉइस क्लियर है? प्लीज सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, क्या वॉइस क्लियर है? प्लीज सभी लोग रिप्लाई करके बताएं क्या वॉइस क्लियर है? रंजीत, रंगलाल, चलें, ओके। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। एंड जिन्होंने भी अभी यूजीसी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज गो एंड ज्वाइन यूजीसी एकेडमी, क्योंकि वो यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, राइट। चलिए, और जो आपकी सीरीज चल रही थी उसमें हम लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2023 का, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2023 में आईसीटी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल नंबर सिस्टम से। लास्ट अगर आप देखें तो लास्ट पेपर में नंबर सिस्टम और मेमोरी यूनिट का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सिस्टम एंड मेमोरी यूनिट से, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चले स्टार्ट करते हैं। जस्ट चल, यहाँ पे है कथन एक दिया गया है आपको। यहाँ पे लिखा गया है 10111101 बेस 2, और इसी के साथ इसका 135, ये जो है बेस 10 कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, राइट। तो अब आप बताएं कि क्या ये सही लिखा है, और यहाँ पे क्या है 71 बेस 10 इज इक्वल टू दिस बेस 2। चलिए बताएं क्या ये सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, इससे आपको ये निकालना है, इससे आपको ये निकालना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे इसको निकाल सकते हैं, इससे इसको निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जो आपको आसान पड़े। आप 135 को भाग दे सकते हैं, ठीक है, 135 को भाग दे सकते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आए वो आंसर हो सकता है आपका। या फिर आप सिंपल यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 एंड 64 इस तरह से लिखें, और जहां जहां जीरो है उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, और बाकी नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। अगर 135 आ रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो किन नंबर्स को जोड़ना है, ये है 64 64 एंड आपका 16, कि क्या हो जाएगा 70 80 एंड 13 80 एंड 13 93। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 135 नहीं आएगा, राइट, 135 नहीं आएगा। 71 बेस 10 है अगर, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो आपका क्या होगा। अब अगेन इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1 2 4 8 16 एंड 32। तो जहां जहां जीरो है उसको काट दीजिए, बाकी नंबर्स को ऐड करें। यहाँ पे है 32 प्लस 8 कितना होता है 40, 40 प्लस 16 56, 56 एंड 1 57। ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। ये आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं हो, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है और नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और, जैसे यहाँ पे बेस 10 है, अगर मान लीजिए यही प्रश्न, अब इसी प्रश्न को अब हम दूसरी तरह से करते हैं। ये मैंने आपको बेस 10 लिख के किया है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बेस 10। यहाँ पे जो ये लिखा था गलत लिखा था, यहाँ मैंने लिख दिया बेस 10, यहाँ पे भी लिख दिया बेस 10। अब इसी को मैंने बेस 10 किया तो दोनों ही आंसर क्या आ गए, गलत। लेकिन अगर मैं बेस 8 कर दूं तो क्या आंसर आएगा, ये आप बताएं। अगर यहाँ पे बेस 8 कर दिया जाए, इसका भी बेस 8, इसका भी बेस 8, तब आप बताएं क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप सॉरी 8 की पावर नहीं, अब आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं इसमें, दिस वन और दिस वन। तो अब ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि जब 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 1 0 1 आपका क्या हो जाएगा 5, 0 1 1 आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 1 बचा तो हम 2 0 भी ऐड कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो अब ये आपका क्या आ गया 135। तो अगर बेस 8 कर दिया तब ये हमारा सही है, लेकिन अगर हमने बेस 10 कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पे अगर इसका पेयर और इसका पेयर बनाए तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 7, तो 71। बेस 8 में ये दोनों ही इन आंसर क्या आएंगे सही, लेकिन बेस 10 कर दिया मैंने तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गलत। अब इसी को अगर आप बेस 10 की बजाय क्या करें, सॉरी बेस 8 की बजाय क्या कर दें बेस 16, क्या कर दें यहाँ पर बेस 16। तो अब क्या आंसर आएगा इसका, अब देखें बेस 16 है तो इसको हमें कितने का पेयर बनाना पड़ेगा, 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1101 को हम बोलते हैं 13, राइट, और 13 को हम बोलते हैं डी, 13 को हम बोलते हैं डी। यहाँ पे डी आ गया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, डी तो हमारे पास कहीं है ही नहीं। अब इसको अगर आप देखें ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 3, तो 39 आ रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अगर बेस 16 किया तो भी दोनों ही ऑप्शन गलत है, बेस 10 किया तो भी आपके दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको उसी हिसाब से आपको निकाल लेना है, राइट। आई होप अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी के नीचे की मैट्रिक्स होता है। जब की को दबाया जाता है तो इससे एक स्विच दबता है जो कि पूरा प्रवाहित होने लगती है। दबाई की अवस्थिति की तुलना में मानचित्र, आई गेस ये थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, अच्छा ओके, यहाँ पे है बाइनरी कैरेक्टर करंट कैलकुलेटेड एंड सर्किट, ये आपको फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में ए से ई तक में, राइट। आई होप ये प्रश्न आपका थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, जबकि फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। इसको होल्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको अभी आई गेस ये टाइप पूरा अच्छे से नहीं हो पाया है, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये सारे ए बी सी डी ई इसमें फिल करने थे, लेकिन यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही फिल हो पाएगा। अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज अ की मैट्रिक्स अंडरनीथ द कीज व्हेन अ की इज प्रेस्ड इट प्रेस अ स्विच दैट कंप्लीट अ सर्किट, यहाँ होना चाहिए सर्किट, राइट। आगे का आई गेस अभी आपके पास पूरा प्रश्न नहीं है, इस वजह से अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक चीज और, अब अगर ऑप्शन आप देखना चाहें तो बड़े आराम से देख भी सकते हैं, क्योंकि सब में फर्स्ट अगर आपने देख लिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर्किट, फर्स्ट में सर्किट, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को हम दोबारा करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं है, प्रश्न आपका क्या है अधूरा है, ठीक है। वैसे ऑप्शन इसका डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि सर्किट जहां पे ए आपका मतलब फर्स्ट में सर्किट फिल हो गया है तो ऑप्शन तो बड़े आराम से आप फिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू सी आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला है किसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में एचडीडी के बारे में। इसमें कोई चलायमान हिस्सा नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका एक मूविंग डिस्क होती है, तो मूविंग डिस्क की वजह से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल, तो ये आपका सही है, ये आपका एक नॉन वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट है इट यूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या एक मैग्नेटिक डिस्क ही इसको हम कहते हैं। तो बी और सी दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है इंटरनेट वैश्विक वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है, तो यहाँ पे है ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट सुने, इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर कॉमनली मतलब सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली सर्विस है। अब आप लोग बताएं कि क्या इंटरनेट का उपयोग हम सामान्य रूप से www पे करते हैं, या www में को चलाने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इसीलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरनेट है ये इस www को चलाने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंटरनेट को चलाने के लिए हम www का इस्तेमाल करते हैं। www एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पर चलती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि जब जो प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
और इसके आगे अगर एस आ जाए तो इसका मतलब होता है सिक्योर। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपका नंबर सिस्टम से ही प्रश्न है। P आपको ये दिया गया है, Q आपको ये दिया गया है। अगर X और P, अच्छा ये शायद बोले X बराबर P या Y और Q बराबर Y, P और Q, तो ओके X और Q है। अच्छा ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर x बराबर p और q है और y बराबर p एंड q है तो आपका क्या होगा। सी सबसे पहले हम x बराबर, यहाँ पे जो लिखा है इसको ऐसे देखें, ये ऐसे लिखा हुआ है x बराबर p और y बराबर क्या दिया गया है, p एंड, राइट। तो आपको बताना है x और y का मान क्या होगा। देखें P और Q का मतलब है P और Q को जोड़ना है और P एंड Q का मतलब है इसको आपस में गुणा करना है। आप बस सिंपल ऐसे समझें कि अगर P और Q है तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना। और एग्जैक्टली जोड़ना नहीं होता, अगर P और Q की वैल्यू 1 1 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर दोनों ही ऑन है तो ऑन होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें अगर दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा, देखें ये होता बस ये है कि अगर दोनों वैल्यू 0 हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल आपको बना के दूं, ये कुछ इस तरह से होगी, जैसे x बराबर क्या है p और y बराबर है आपका p एंड नाउ। अगर मैं लिखूं ये p है आपका और ये है q, और यहां पे अगर p और q लिखूं मैं, p और q और P एंड Q, P एंड, तो अगर ये दोनों ही 0 0 होंगे तो क्या आएगा, या एक 0 एक 1 है, ये 1 है ये 0 है, या ये दोनों ही 1 है, क्या आंसर आएगा। अगर दोनों ही 0 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी 1 है तो और आपका 1 हो जाएगा, लेकिन एंड आपका क्या हो जाएगा 0। एक भी 1 है तो एंड आपका, सॉरी, और आपका 1 होगा लेकिन एंड 0। दोनों 1 है तो ये तो 1 होगा ही, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको और एंड को प्रदर्शित करते हैं। जोड़ने, यहाँ पे एग्जैक्टली जोड़ना नहीं है, यहाँ पे बस इतना सोचना पड़ता है कि अगर दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, या सॉरी दोनों वैल्यू 1 1 है या दोनों वैल्यू ऑन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ऑन होगा। ऑन या हाई आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, p और q। x बराबर क्या है p और q, q p और p आपका क्या है, p बराबर दिया गया है 1 0 1 1 और q बराबर क्या दिया गया है 0 1 1 1 0 0 1, यही दिया गया है 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, तो इस तरफ देखिए 2 0 आपको और बढ़ानी पड़ेगी p में, बाई तरफ 2 0 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है बराबर। अब जब हम इसका और निकालेंगे तो 0 0 पे क्या आया था 0, 1 1 पे 1, इसका भी 1 1 पे 1, 1 0 पे 1, यहाँ पे भी 1, 0 0 पे 0 और यहाँ पे आपका आ गया 1। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, x बराबर क्या आ गया 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 4 टाइम्स 1 1 0 एंड 4 टाइम्स 1। यहाँ पे कोई वैल्यू जो आ रहा है ये 1 1, ये 1 ये 1 ये और ये 1। देखिए यहाँ पे आपका आंसर सही आ रहा है, हो सकता है इन्होंने ये वैल्यू टाइप करने में कुछ गलती कर दी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये जो हमने निकाला है ये बिल्कुल सही है। अगर 0 0 है तो हमारा 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 1 है तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा, राइट। अब इसमें से अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे 1 1 और
क्योंकि यहाँ पे तो जीरो ही आ रहा है, क्योंकि लास्ट के दोनों ही 0 0 है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि किस तरह से निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज हमारी गलत दी है। जैसे यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए वैल्यू अलग दी गई है पी और क्यू की, और ऊपर वैल्यू अलग दी गई है। अगर हम इस वैल्यू से करें तो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुई है पूरे उसमें, इसमें इसको मैंने दोबारा चेक नहीं किया था, इस वजह से 1 0 1 1 0 0 0 1 राइट। और यहाँ पे क्या दिया गया है 1 0 0 1 1 1 1 1 1, क्या हो गया आपका 0। अब इसको अगर हम और करेंगे तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे जिसमें भी 1 1 1 1 आ रहा है, आई मीन ये वाला ऑप्शन एक तरह से आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि और किसी में भी 1 1 नहीं आ रहा है। ये वाली वैल्यूज मत लीजिए, इस वाली वैल्यू से आपका आंसर गलत आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे 1 0 से क्या आएगा 1 आएगा। अगर दोनों ही 0 है तो 0 आएगा, नहीं तो एक भी अगर आपका 1 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट P और Q। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम P एंड Q वाला पार्ट करेंगे तो P एंड Q में जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी आपकी, बस इसको मिटाते हैं P एंड Q। इसी को हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसका एंड निकालेंगे तो एक भी वैल्यू अगर 0 आ गई तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0। एक भी वैल्यू अगर 0 आई तो वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी क्या आ गई। ठीक है, फोर्थ का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर इस वैल्यू को लेंगे तो आपका आंसर दूसरा आ जा रहा है, इस वैल्यूज को लीजिए तो ये आपका मैच करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो सिंपल, अगर इन दोनों को आपको ऐड करना है या और करना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों में से ये 1 हो या ये 1 हो, या ये 1 या ये 1, इन दोनों में से कोई भी 1 होगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। और दोनों 1 है तो भी आपका आंसर 1 आएगा। दोनों 0 है सिर्फ तब उसी केस में आपका आंसर 0 आएगा, नहीं तो बाकी केस में आपका 1 आएगा अगर और करना है। एंड अगर दोनों 1 है तभी आंसर 1 आएगा, नहीं बाकी केस में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस इतना याद रखिए, उसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, कंप्यूटरों का विकास प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटरों से अपेक्षाकृत स्मार्ट उपकरणों तक हुआ है, जिनमें वर्तमान उच्च परिकलन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने कंप्यूटरों के भौतिक आकार को छोटा बनाने में योगदान दिया है? आप बताएं कि इसमें से कौन सी चीज इस्तेमाल हुई है जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो छोटा बन गया। सी, जब तक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे और ये सबसे बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी आपके बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद आप याद करें, मैंने आपको बताया था एक सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए गया और इसको बोला गया इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब से इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया जाने लगा है, तब से आपके कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए। कैथोड रे ट्यूब आपका एक आउटपुट डिवाइस या एक मॉनिटर का नाम है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, यूजिंग 3D प्रिंटर्स प्रोस्थेटिक लिम्स कैन बी मेड टू एग्जैक्टली फिट द रेसिपिएंट्स। 3D प्रिंटरों का इस्तेमाल करके प्राप्तकर्ता में कृत्रिम अंगों को बिल्कुल फिट रूप में लगाया जा सकता है। और दूसरा है, OLEDs फॉर्मेटों की तुलना में अधिक बिजली की खपत होती है, इस प्रकार इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप बताएं इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें कि 3D प्रिंटर का अगर हम यूज करते हैं, तो अगर आप कुछ अलग से फिट करना चाहते हैं या फिर कुछ अलग से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें OLED प्रिंटर्स की, तो OLED प्रिंटर्स आपके अधिक बिजली की खपत नहीं करते या अधिक ऊष्मा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि LED आपका बनाया ही गया है कि ऊष्मा की खपत कम हो और हीट कम जनरेट हो, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा करेक्ट, तो ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड, इन दोनों में से नीचे को स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से वैलिड है। पहला है किसी कंप्यूटर में भंडारित ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं को वाहन सेवा केंद्र के माध्यम से किसी बीमा एजेंट को प्रदान करना ग्राहकों की निजता से संबंधित है। इसको आप लोग बताएं कि अगर हम किसी का डेटा दे रहे हैं किसी को, तो क्या वो उसकी निजता से संबंधित है? बताइए, क्या वो उसकी निजता से संबंधित है? बिल्कुल निजता से संबंधित होगा ही। अगर आप किसी का भी डेटा किसी को दे रहे हैं तो वो उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड होगा। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि किसी कंप्यूटर में भंडारित ग्राहकों का व्यक्तिगत सूचनाओं को वाहन सेवा केंद्र के माध्यम से किसी बीमा एजेंट को प्रदान करना, ये आपकी व्यक्तिगत डेटा को रिवील करना है। नेक्स्ट है एकल प्रयोगता लाइसेंस युक्त सॉफ्टवेयर या सिंगल यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर की एक प्रति दूसरे पक्षकार को देना सॉफ्टवेयर के स्वामित्व से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, अगर ये बोला गया है कि आपको जो है जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सिंगल यूजर है, मतलब सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खरीदा है तो सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी बना के दूसरों को भी दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पायरेसी इशू। पायरेसी, ये भी आपका बी भी आपका क्या हो जाएगा, सही। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच अवैध और अनैतिक दोनों होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। डी आपका क्या है, किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट कहलाता है। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर स्टम्प्ड एज कॉपीराइट, नहीं, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का राइट मिल रहा है हमको, तो इसको हम कॉपीराइट नहीं कह सकते। इसका मतलब है उस सॉफ्टवेयर को आपने खरीदा है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर पर आपका मालिकाना अधिकार है, अब वो सॉफ्टवेयर आपका है। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हो सकता है आपने उसके मालिक से उसको खरीदा हो। तो डी आपका इसलिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, तीन ऑप्शन आपके सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, केवल ए, बी और सी आपके सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जन संचार माध्यम के उपभोग में वृद्धि हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जन संचार माध्यम के उपभोग में वृद्धि हुई है, ये आप बताएं, क्योंकि एक व्यवहारिक प्रश्न भी बन जाता है ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगी है, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, तो इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। और दूसरा है आपका सहधर्मी या एनालॉग जनसंचार माध्यम की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होती है, किंतु इसकी अधिक मांग नहीं है। तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते कि एनालॉग मीडिया जो है वो सुपीरियर है डिजिटल मीडिया से, लेकिन इसकी मांग कम है। नहीं, एनालॉग मीडियम आपके थोड़े से ऑब्सोलीट हो चुके हैं डिजिटल मीडिया की वजह से, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, जब से हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, वहाँ पे एनालॉग मीडियम सुपीरियर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका व्यवहारिक है तो सही है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जनसंचार माध्यम का उपभोग में वृद्धि बिल्कुल हुई है, तो फर्स्ट सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, यहाँ पे 85 पॉइंट ये नंबर है, यहाँ पे 85.125 85.125, और ये कैसा नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, और आपको बताना है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो 85 का निकालें। अब एक चीज और, आप इधर से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर अगर 1 सही है तो 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब कौन कौन सा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 8 1 9, और 64 में अगर आप 9 ऐड कर दें तो क्या 85 आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरफ से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 और ये 64, तो ये कट गया आपका ये और ये, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 16 4 20 1 21,
21 में अगर हम 64 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 85। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका, राइट, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा एक चीज और, अब आप देखें अगर ये इस तरफ का ये पक्ष सही है तो और तो ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब हमने ये पक्ष अभी चेक ही नहीं किया, मैं सिर्फ आपको आंसर किस तरह से निकालना है वो बता दे रही हूँ जल्दी। अब ये वाला तुरंत गलत हो जाएगा, ये 1 0 1 0 1 0 1, ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो डी और बी आपका सही हो सकता है क्योंकि आपने ये चेक कर लिया ये पक्ष। अब आपको ये वाला पक्ष चेक करना है जिससे आपको ये पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये हो जाएगा 1/2 धन 1/8। यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 5। ठीक है, इसको 1/2 धन 1/8 मतलब 1/2 प्लस 1/8 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 8 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 101, है ना, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले कितनी बार जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पे 0 पॉइंट ये आपका सॉरी 0 पॉइंट ये जाएगा 625, राइट, क्योंकि 8 6 जा 48 और 48 दो बचा आपके पास, फिर 8 2 जा 16, फिर आपके पास बचा तो फिर 8 5 जा 40, तो 625 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि 1 to 5 लाना है और आपका आ क्या रहा है 6 to 5 आ रहा है। अब आपके पास ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी, तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, यहाँ पे 2 की पावर -3 मतलब 1/8 और 1/8 करेंगे तो हो जाएगा 0.8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 1 40, 0.125। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। डायरेक्ट भी आप एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप 85 को भाग दे दीजिए 2 से, आपका आंसर आएगा। उसके बाद 125 को आप 2 से गुणा करते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.125 है आपके पास, इसको आप 2 से गुणा करिए, फिर जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 0.25, तो ये वाला 0 लिख दीजिए। उसके बाद फिर से 0.25 को मल्टीप्लाई करिए, फिर 0.5 को मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर से भी यहाँ पे पहुंचा जा सकता है और जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए यूजर्स से पैसा लेने के पहले उन्हें केवल जांच परख अवधि के दौरान जांच परख की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब एक ट्रायल पीरियड, शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ट्राई करने के लिए मिलता है कि 1 महीने का सब, अगर आप चाहते हैं तो 1 महीने आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, राइट। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया आपका, तो नेटफ्लिक्स में क्या है, एक तरह का शेयरवेयर ही है कि 1 महीने आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें, उसके बाद आपको पैसे देने हैं। या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको 1 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देता है लेकिन उसके बाद आपको चार्ज किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, शेयरवेयर। ये तो स्टेटमेंट हो गया सही। सेकेंड है, फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट द यूजर कैन डाउनलोड फ्री ऑफ चार्ज बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड इन एनी वे। तो बिल्कुल सही बात है, फ्रीवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं, लेकिन आप उसको, कोई जरूरी नहीं है इसमें फ्रीवेयर में ये है कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कि हम सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें आपके गूगल क्रोम की, राइट, तो गूगल क्रोम हम डाउनलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, बट उसका सोर्स कोड हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया, एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका सोर्स कोड हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपके ऐसे भी होते हैं जिनका सोर्स कोड चेंज किया भी जा सकता है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया आपका, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो पहला फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल ऑपरेट फास्टेस्ट when the data that it wants is in the
कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे ज्यादा फास्ट काम कब करेगा? डेटा कहाँ पे होगा? जो भी डेटा कंप्यूटर प्रोसेसर को चाहिए वो कहाँ पे होगा कि वो सबसे ज्यादा फास्ट काम करे, ये आप लोग बताएं। एक कंप्यूटर प्रोसेसर के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर करें। एक कंप्यूटर प्रोसेसर के सबसे करीब कौन सी मेमोरी होती है? यहाँ पे कैश मेमोरी कंप्यूटर के सबसे ज्यादा करीब होती है, उसके बाद आपकी मेन मेमोरी, उसके बाद आपकी आती है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डैनी इज बाइंग अ न्यू कंप्यूटर दैट हैज एन एलईडी डिस्प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलईडी डिस्प्ले आर ट्रू? देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपसे मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इसकी पीछे की पूरी टर्मिनोलॉजी आपको पता हो, पूरी टेक्नोलॉजी, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा एनालिसिस करिए और अगर एक की पॉइंट आपने पकड़ लिया तो आगे का सारा प्रोसेस बहुत ही क्लियर, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी ई बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, अगर आपने एक या दो भी चुन लिया तो आपका सही। जैसे ए आपने चुन लिया कि एलईडी जब जितने भी सिस्टम है या जितने भी टेलीविजन है एलईडी से बने हुए वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले में आते हैं, तो अब जिसमें जिसमें ए है उसको ले लीजिए, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड। तो ए वाला हमने ले लिया, अब ये एक ऑप्शन यहाँ पर हट गया। सेकेंड है इट क्रिएट्स इमेजेस यूजिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो आरजीबी, क्योंकि आपने देखा होगा एलईडी का नाम ही अगर आपको पता हो लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, तो जहां पे डायोड की बात आ रही है तो लाइट एमिटिंग डायोड में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो जिसमें बी है वो रहेगा, बाकी आपके क्या हो जाएंगे? बी ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा। अब आपका ये और ये ऑप्शन बच रहा है। नेक्स्ट है इट इज नॉट वेरी एनर्जी इफिशिएंट एंड गिव्स ऑफ हीट, यह ज्यादा ऊर्जा दक्ष नहीं है और ऊष्मा निकलती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एलईडी से बहुत ज्यादा ऊष्मा नहीं निकलती। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, तो हाँ ये मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डी भी आपका करेक्ट होगा। ई क्या है? इट इज ऑलवेज अ फ्रंट लिड डिस्प्ले, तो ये हमेशा फ्रंट लिड डिस्प्ले नहीं होता, इस वजह से ई आपका गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई भी नहीं होगा क्योंकि उसने बोल दिया कि ये फ्रंट लिड डिस्प्ले है। ठीक है, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है मूडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल आपका क्या है? एग्जाम्पल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, एलएमएस का, तो बिल्कुल सही है। मूडल की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। MOODLE की फुल फॉर्म मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। चले और नेक्स्ट है आपका मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे। मेंटीमीटर क्या है? एक टूल है जो कि ऑनलाइन सर्वेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताएं क्या मेंटीमीटर आपका एक ऐसा उपकरण है जो कि सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अगेन ये देखिए, कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड एंड हैव लिमिटेड एडिटिंग फीचर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है फाइल्स क्रिएटेड विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर कैन नॉट बी ओपन विद वर्ड प्रोसेसर। ये पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अगर हम वर्ड प्रोसेसर सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हो गए, आपके ईमैक्स हो गए, ये क्या है? लिमिटेड एडिटिंग फीचर्स हैं। इनमें जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड एडिटिंग के हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग इससे नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि फाइल्स क्रिएटेड विद सिंपल टेक्स्ट कैन नॉट बी ओपन विद वर्ड प्रोसेसर, कि अगर सिंपल टेक्स्ट एडिटर से कोई भी फाइल क्रिएट की गई है तो वो वर्ड फाइल से वर्ड प्रोसेसर पे ओपन नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर में सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग होती है। जैसे नोटपैड की अगर बात करें, ईमैक की बात करें, तो इसमें आप देखें बहुत ज़्यादा आप इमेजेस नहीं ऐड कर सकते हैं, आप वीडियोस नहीं ऐड कर सकते हैं, ऑडियो नहीं ऐड कर सकते हैं नोटपैड में, तो इस वजह से इसमें लिमिटेड एडिटिंग फीचर्स होते हैं। ठीक है, पहला आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। अगर हम
टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में आपके क्या हो जाते हैं, जहां पे हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जैसे कि आपका नोटपैड हो गया, राइट, या फिर आपका जो नॉर्मल वर्ड पैड था वो हो गया। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वो आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है, वो आपका मल्टीमीडिया एडिटर है, राइट। उसमें आप वीडियो, ऑडियो, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इस वजह से सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स जो है वो आपके लिमिटेड एडिशन में होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ अ वेब पेज द लीस्ट। कौन सा किसी वेब पेज की डाउनलोडिंग गति को सबसे कम प्रभावित करता है? वेब पेज में हाइपर लिंकों की संख्या, वेब पेज में चित्रों की संख्या एवं आकार, नेक्स्ट है सर्वर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शक्ति जो वेब पेज का भंडारण करती है, और नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन की वह बैंडविड्थ जिसका प्रयोग वेब पेज तक पहुंचने हेतु किया जाता है। तो अगर इस प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत साफ साफ आपको ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपके सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे कम प्रभावित करती है आपके डाउनलोड गति को। सी, डाउनलोडिंग गति का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, उस वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें ओपन होती हैं, आपका टेक्स्ट होता है उस वेबसाइट में, इमेजेस होती हैं, उसमें बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, उसके बाद उसमें बहुत हो सकता है ऑडियो वीडियो भी हो, पीडीएफ भी हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, लोड होंगी सर्वर से, राइट। तो सर्वर से आपकी साइट में लोड होंगी, और आपकी डाउनलोड स्पीड को कम कौन करेगा? यहाँ पे देखें, अगर आपके नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स हैं किसी भी वेब पेज में, तो हाइपरलिंक क्या है? सिंपल एक टेक्स्ट है, सिंपल एक टेक्स्ट, मान लीजिए एक टेक्स्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए www.google.com, राइट, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने google.com लिख दिया और उसके नीचे ये लिंक है, तो अब ये तो सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ ना, www.google.com। अब इस पर क्लिक करेंगे तब हम दूसरे पेज पे जाएंगे, तो ये तो टेक्स्ट है। तो ये डाउनलोड की गति को सबसे कम एक तरह से आपका प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर एंड साइज ऑफ इमेजेस, अगर ज्यादा नंबर में इमेजेस होंगी, इमेजेस का साइज बड़ा होगा, तो उसको डाउनलोड करने में समय लगेगा, तो ये डाउनलोड की गति को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग पावर ऑफ सर्वर कंप्यूटर दैट स्टोर द वेब पेज। अगर जो सर्वर वेब पेज को स्टोर कर रहा है वो, अगर आपके सिस्टम, अगर जितने भी वेब पेजेस हैं किसी सर्वर में स्टोर है, तो जो सर्वर वेब पेजेस को स्टोर कर रहा है अगर उसकी प्रोसेसिंग पावर ही कमजोर हुई तो भी डाउनलोड करने में, मतलब वो एक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10 बिट एक साथ भेजनी चाहिए थी, लेकिन वो 5 बिट ही एक बार में भेज पा रहा है। यहाँ पे ये भी आपका एक फैक्टर बन जाता है डाउनलोडिंग स्पीड का। नेक्स्ट बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अब सेम वही वाली बात की इंटरनेट की स्पीड ही बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो भी आपकी डाउनलोडिंग प्रभावित होगी। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो इंटरनेट की डाउनलोडिंग को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर वेब लिंक की संख्या है, वेब लिंक आपके बहुत ज़्यादा है या हाइपर लिंक बहुत ज़्यादा है आपके पेज में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक टेक्स्ट ही है, राइट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुलेगा, ये थोड़ी ना कोई दूसरा पेज है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। अच्छा, सकल संदाय की गणना करने हेतु घंटों में घंटावार दर से गुणा किया जाता है। MS एक्सेल में का कौन सा सूत्र सेल C4 में प्रयुक्त करेंगे तब आप कॉलम C से शेष भाग के नीचे सेल को कॉपी करने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर हम आर्ली रेट को या घंटावार दर को घंटे से गुणा कर दें, मतलब इससे ये कहने का मतलब कि 1 घंटे का में 12 रुपये 75 पैसे मिलते हैं और 26 घंटे इसने काम किया है, तो इसका ग्रॉस पे आ जाएगा कि कितना टोटल इसको मिलना चाहिए, ये आ जाएगा, राइट। तो बस इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका ग्रॉस पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका ग्रॉस पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें एक्सेल में इस्तेमाल करना है, बस ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि हर जितने भी नंबर हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये सबको किससे गुणा करना है, इससे।
राइट। तो इसका मतलब इस नंबर को तो हमें फिक्स कर देना है। इस नंबर को फिक्स करने का मतलब ये कौन सा सेल है, बी, तो बी को कर दिया मैंने फिक्स, ठीक है। और हमेशा इसी से गुणा करना है। कौन सा सेल है, कौन सी रो है, ये 1, तो 1 को भी मैंने कर दिया फिक्स। मतलब सारे के सारे नंबर को मुझे सिर्फ इसी से गुणा करना है। बी को भी मैंने रेफरेंस कर दिया और 1 को भी रेफरेंस कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गए आपके फिक्स। तो अब जहां पे भी आपका ये वाला दिखे वही आपका सही। P1 ये नहीं सही हो सकता, ये भी नहीं सही हो सकता, ये भी, क्योंकि इसी से हमें बाकी सबको गुणा करना है। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब इसको अगर हम B4 से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम B4 से गुणा करेंगे मतलब 12.75 गुणे 26, तो अर्जुन को कितना मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो B4 से हमने अगर इसको गुणा कर दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ C4 के बारे में, तो हम सिर्फ C4 की बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मेंटीमीटर। अच्छा, ये 2 प्रश्न एक उसमें कर दिया है, ये वाला प्रश्न आप कर दीजिए। 2 प्रश्न एक उसमें कर दिया है, देखें यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रश्न आपका है वो यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ द वॉन न्यूमैन मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से घटक वॉन न्यूमैन मॉडल प्रतिरूप के कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग के भाग हैं। ये बोल रहे हैं कि सीपीयू के इनमें से कौन कौन से भाग हैं। तो सीपीयू के अंदर होता है एएलयू। क्या हार्ड डिस्क होती है? बिल्कुल नहीं होती। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है? नहीं होती। क्या कंट्रोल यूनिट होता है? होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ए, सी एंड ई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सी एंड ई ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पूछा है आपसे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। नेक्स्ट अगेन देखिए, सेम आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न है। देखें 20 प्रश्न के अंदर अंदर आपके 3 या 4 प्रश्न आ चुके हैं सिर्फ नंबर सिस्टम से। तो आप सोचें एक तरह से हर सेट में आपसे पूछा गया है। तो 167 बेस 10 है और बताना है क्या ये इसका सही है, और इसको बताना है कि यह 214 लिखा है कि नहीं। अब 167 के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 8 32 4 128 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 256। देखें ये 256 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे 256 तक आ गया, कहाँ तक आ गया 250, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर से लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। तो आप देखें यहाँ पे आ गया 256 तक, और आपको निकालना सिर्फ 167 है। तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 167 तक निकालना है, लेकिन लास्ट नंबर आपका 256 जा रहा है, तो 256 तो आपका पहले ही बड़ा हो गया इससे, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 214 का देखिए, ये हो गया आपका 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब इसमें किसको किसको जोड़ना है? 128 प्लस 64, 32 आपका नहीं जुड़ेगा, प्लस 16 8 आपका नहीं जुड़ेगा, 4 और 2 6। इसको अगर जोड़ें, इसको जोड़ने पे अगर 214 आता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये हो गया 6 6 12 12 8 20 4 24 का 4 हासिल, 2 2 2 4 6 10 1 11। यहाँ पे आपका आ गया 1 214। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका क्या था? गलत। ठीक है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या है? ट्रू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन लेजर प्रिंटर पर लागू होते हैं? लेजर प्रिंटर पर कौन से कथन लागू? पहला है इट यूजेस अ रोटेटिंग ड्रम टू ट्रांसफर द इमेज टू द पेपर। जो लेजर प्रिंटर है वो क्या करता है? एक रोटेटिंग ड्रम को का इस्तेमाल करता है इंक को पेपर पर भेजने के लिए। और दूसरा आपका क्या है? इट यूजेस पाउडर टोनर। लेजर प्रिंटर, क्या आपका लेजर प्रिंटर पाउडर टोनर यूज करता है, या ड्राई इंक यूज करता है, या
आपकी नॉर्मल वेट इंक यूज करता है। नेक्स्ट है आपका इट यूजेस नोजल टू स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑन द पेपर। नेक्स्ट है इट यूजेस अ प्रिंट मैकेनिज्म टू दैट मूव साइड टू साइड। अब पहली बात देखें, एक रोटेटिंग ड्रम होता है, रोटेटिंग ड्रम का होता है और जो आपकी इमेज को ट्रांसफर करता है पेपर पर। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। और ये पाउडर टोनर इस्तेमाल करता है, ना कि पाउडर टोनर मतलब जो ड्राई इंक होती है उसका इस्तेमाल करता है, ना कि वेट इंक का या गीली स्याही का। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉपलेट्स पेपर पर डालेंगे तो इसका मतलब हम गीली स्याही डाल रहे हैं, तो ये आपका गलत हो गया। इट यूजेज अ प्रिंट मैकेनिज्म दैट मूव साइड टू साइड। ये जो प्रिंट मैकेनिज्म है वो साइड टू साइड मूव करने वाली इस्तेमाल नहीं करता। और अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो जैसे ही आपका ए और बी है, इन दोनों में से आपको सिर्फ इतना पता है कि बी सही होना चाहिए, तो अब दो ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी और बी डी, राइट। बाकी ऑप्शंस आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ए बी मिल जाए आपका, ये करेक्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है आपका टाइप बहुत गलत ढंग से करते हैं, ये जो 2 है ये नीचे आना चाहिए, बेस 2। और ये C8 क्या है 6, C8 आपका 6 है और ये 2। और यहाँ पे 123 बेस 10 है, इस तरह से दिया। ओके ये बेस 2, ओके ये कुछ इस तरह से दिया गया है, तो आप इस तरह से देखें, ये आपका है बेस 2, ये बेस 16 और ये बराबर है बेस 10 के। ये कह रहे हैं कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ये कह रहे हैं 123 बेस 10 बराबर है इतना बेस 2 बराबर इतना बेस 16। अब आपको बताना है क्या ये सही है या गलत। तो सिंपल आप क्या करें, पहले इस C8 को अगर आप कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, या फिर आप सिंपल क्या करें, इसको कन्वर्ट कर दें हेक्सा में। 4 का पेयर यहाँ बनाया, 4 का पेयर यहाँ बनाया, तो ये हो गया आपका 8 और यहाँ पे ये आ गया आपका 12, है ना। ये आपका क्या था 8 और ये है 12, और 12 को हम क्या बोलते हैं C। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। अब ये जब आपने प्रूफ कर दिया तो अब दो तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप 200 को कन्वर्ट कर दें बाइनरी में, या इसको कन्वर्ट कर दें इसमें, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं, या 200 को कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल में, कैसे भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब सिंपल इसी बाइनरी नंबर को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि ये और ये बराबर ही है। तो अब यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 4 32 4 एंड 128, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 8, 32 और 16 चला गया, ये भी चला गया। नाउ ये है 200, राइट। और यहाँ पे आपका आ रहा है 128 प्लस 64 प्लस 8, 128 प्लस 64 प्लस 8, 8 8 16, 16 4 20, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2, मतलब 200, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरा आपका क्या हो गया, करेक्ट। इसी तरह से इसको भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिस एंड ये आपका 0 1 1 1 को हम बोलते हैं 7, बाइनरी में 1 1 1 आपका होता है 7, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 0 1 1 आपका आ जाएगा 11, हाँ 11 सॉरी 11, और 11 को हम बोलते हैं B, तो 7B। ये और ये आपका क्या हो गए बराबर। अब ये और ये आपके बराबर हो गए, तो हमें सिंपल क्या चेक करना है, तो 123, तो ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 0 हो गया। जोड़ना किसको किसको है 64 4 32 एंड 16 8 बाद 2 एंड 1 3। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हो गया 10 10 20 3 23 3 2 आ गया, तो 6 2 8 2 10 2 12 123। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया करेक्ट, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है
किसी कंप्यूटर मेमोरी का एक घटक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम के अभिलक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है रैम से पढ़ा भी जा सकता है और इस पर लिखा भी जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू। नेक्स्ट है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो ये भी आपका सही है कि रैम एक अस्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट है रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज, रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, तो अगर अस्थिर है तो टेम्परेरी हो ही जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न पीसी टिपिकली हैव फ्रॉम 2 TB अप टू 32 TB ऑफ रैम, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो रैम की कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की जाती। आपने देखा होगा रैम आपका 16 GB या 32 GB तक होता है। ये टीबी में रैम अभी नहीं पहुंचा है, तो जो सही हो जाएंगे वो जाएगा ए, बी एंड बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द और इसके विस्तार का युगल गलत रूप से सुमेलित है। तो जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये सही है। जीएसएम मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, सॉरी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो बी आपका क्या हो गया गलत। नेक्स्ट सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विमैक्स मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, तो डी भी आपका सही है, सी भी आपका सही है। जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीएसएम। जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द इनकरेक्टली मैच्ड। सीमॉस की अगर बात करें तो सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आपकी सीमॉस की फुल फॉर्म होती है, तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। यही आपका सबसे पहले सही हो जाए क्योंकि पूछा गया है कौन सा युग गलत है। बाकी डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये तीनों ही आपके सही हैं, इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाएंगे और इसमें जो गलत है वो ये वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी आगे के क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतने ही। UGC एकेडमी अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए। रक्षक बैच जो कि नया बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो वो बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, कल फिर से मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।